दोस्तों 2001 में नीदरलैंड्स में जब डॉक्टर बर्नाडेट और उनके कलीग्स अस्पताल में आए 28 बच्चों का इलाज कर रहे थे जिन्हें सांस लेने में समस्या हो रही थी, तो स्वाभाविक तौर पर डॉक्टर ने उनका सैंपल लिया और लैब में उनकी जांच करने लगी, ये पता लगाने के लिए कि बच्चे कौन सी बीमारी या वायरस की चपेट में आए हैं। हालांकि दिक्कत तब पैदा हुई जब किसी भी टेस्टिंग मेथड के जरिए बीमारी का पता नहीं लग पाया, फिर चाहे वो एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करें या फिर PCR मेथड का। नाउ अभी यहाँ थोड़ा पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, किसी भी इंसान के शरीर में कौन सा वायरस मौजूद है इसका पता लगाने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है इम्यूनोलॉजिकल एसेस यूजिंग वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। इस मेथड में बॉडी से सैंपल लेके उस सैंपल में एंटीबॉडीज यानी कि उन बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस या माइक्रोब्स को डाला जाता है जिनसे उस वायरस का इलाज किया जाता है या उसका असर कम किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को फ्लू हुआ है तो ये पता लगाने के लिए पैथोलॉजिस्ट आपका सैंपल लेगा और फिर उस सैंपल में फ्लू से लड़ने वाली एंटीबॉडीज डालेगा। एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं जो कि बॉडी को हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज और वायरसेस से लड़ने में। तो अगर आपके सैंपल में वाकई फ्लू कॉजेज वायरस हुआ तो एंटीबॉडीज ठीक वैसा ही रिएक्ट करेंगी जैसा उन्हें करना चाहिए, जिससे कि एक्सपर्ट्स को पता चल जाएगा कि आपको फ्लू है और आपकी रिपोर्ट में वही बीमारी दे देगा। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसे PCR बेस्ड मेथड्स भी कहते हैं। PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इस तकनीक में ऐसे प्राइमर्स, आसान भाषा में कहूँ तो DNA के ऐसे छोटे पीसेस डाले जाते हैं जो वायरस के DNA को छोड़कर उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और जिनको ये बात नहीं पता उनको मैं बता दूं कि वायरसेस के अंदर भी DNAs और RNAs होते हैं। तो अगर यूज किए गए प्राइमर्स के रिएक्शन ने उस तरह के रिजल्ट दिखाए जैसा कि उन्हें दिखाने चाहिए थे तो वायरस के DNA का पता चल जाता है, जिससे कि फिर वायरस और बीमारी दोनों की डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर या तो आप हेल्दी हैं या फिर आपको कोई और बीमारी है। नाउ 28 बच्चों की प्रॉब्लम तो जेन्युइन थी, और अगर ये वायरस दोनों ही मेथड से डिटेक्ट नहीं किया गया तो इसका मतलब ये था कि सभी बच्चे किसी अननोन वायरस की चपेट में आ गए थे। हुगन ने अपने साथियों के साथ मिलकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वायरस के जीनोमिक सीक्वेंस का पता लगाने की कोशिश करी, और रिजल्ट के तौर पर उन्हें दो चीजें मिली। पहली चीज तो ये थी कि ये एक बिल्कुल ही नया वायरस था जिसे किसी भी डेटाबेस या पब्लिकली अवेलेबल सोर्स पर नहीं डाला गया था, और दूसरी चीज ये थी कि इसके जीनोमिक सीक्वेंस काफी हद तक मेल खा रहे थे एक दूसरे वायरस से जिसका नाम था एवियन मेटान्यूमोवायरस, शॉर्ट में कहें तो AMPV। अब चूंकि AMPV वायरस पक्षियों में पाया जाता है, इसलिए इस नए वायरस का नाम रखा गया HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। HMPV virus. Human metapneumovirus की दस्तक The HMPV. Now, China is dealing with another virus outbreak. It is called HMPV, the human metapneumovirus. हालांकि ये कहानी यहीं पर शुरू नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड एकेडमिक में साल 2004 में छपे एक रिसर्च पेपर में इस बात का भी दावा किया गया है कि साल 1958 में नीदरलैंड्स में ऐसे ही सीरोलॉजिकल एविडेंसेस मिले थे जो बताते हैं कि उस दौर में भी लोग इस वायरस से बीमार थे। लेकिन उसके 10 से 20 साल बाद यूरोप और कनाडा में भी ऐसे कई केसेस देखने को मिले थे। तो इसलिए इसकी जड़ें कितनी पुरानी है ये अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आपको इस चीज से वास्ता रखना चाहिए कि वर्तमान कैसा दिख रहा है। देखो, HMPV वायरस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनवरी 2016 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुए एक डेटा के अकॉर्डिंग 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्हें रेस्पिरेशन प्रॉब्लम थी उनमें से 15% बच्चे HMPV से ग्रसित थे। वहीं 5 साल से ऊपर के बच्चों में ये आंकड़ा 8% से ऊपर का था। मलेशिया में भी साल 2023 में HMPV के करीब 200 बच्चे इस केस के रिकॉर्ड करे गए थे। मगर दोस्तों, दहशत तब शुरू हुई जब चाइनीज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यह डेटा पब्लिश किया कि चाइना में 2024 में 16 से 22 दिसंबर वाले हफ्ते में रेस्पिरेटरी इलनेस के 6.2% केसेस सिर्फ HMPV से ही आए थे। और इससे अगली रिपोर्ट ये सुनने में आई कि इसी हफ्ते जो सांस लेने से परेशान मरीज हॉस्पिटलाइज हुए उनमें से 5.4% HMP पॉजिटिव पाए गए, जो उस हफ्ते हॉस्पिटलाइज हुए कोविड, राइनो वायरस और एडिनो वायरस जैसे सिमिलर बीमारियों के पेशेंट से भी ज्यादा था। और चूंकि कोविड महामारी भी चाइना के इसी टाइम पीरियड के अराउंड शुरू हुई थी, तो इस वजह से मीडिया के लिए एक इंटरेस्टिंग एंगल बन गया कि HMPV के केसेस कोविड से ज्यादा आए हैं, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि HMPV कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है, और इसी के कारण ये बात इतनी बड़ी होगी। चाइना में इस बढ़ोतरी को एक सीजनल ट्रेंड बताया गया है, और ये कहा गया है कि इस समय और मौसम में अक्सर HMPV के केसेस मिलते रहते हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के इन्फेक्शन डिसीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय सेना नायक ने भी यही कहा है कि चाइना में इस बढ़ोतरी को ट्रीट करना चाइना की हेल्थ सिस्टम के लिए बेशक एक प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन इससे तुरंत किसी नए पेंडेमिक का कंसर्न
रेज नहीं होना चाहिए। और भारतीय एनवायरनमेंट में इसके क्या हाल हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं, तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो 9 जनवरी तक भारत में HMPV के 7 केसेस मिल चुके हैं, इसलिए भारतीयों को भी इससे सतर्क रहना चाहिए। HMPV हो तो किसी को भी सकता है, लेकिन ज्यादातर ये वायरस 3 तरह के लोगों को संक्रमित करता है। उन बच्चों को जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उन बुजुर्गों को जिनकी उम्र काफी ज्यादा है और उन लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। इसलिए साफ सफाई सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमेशा से। इसके सिम्टम्स काफी कॉमन है, जैसे कि जुकाम होना, खराश होना, नाक बहना, खांसी आना या थकान लगना। ये सभी HMPV के कॉमन सिम्टम्स हैं। हालांकि सीवियर केसेस में इससे संक्रमित लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है। जिस वजह से अगर आपको ऐसे लक्षण दिखे तो एक बार इसकी जांच जरूर करा लें। इस बीमारी को खोजे 23 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है, या यूं कहें कि शायद किसी ने बनाने की कोशिश ही नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स ऑक्सीजन, 4 फ्लूइड्स और नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन के ट्रीटमेंट में जाने के बाद ठीक हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत ही नहीं आती। अब क्योंकि हम रिसेंटली कोविड पेंडेमिक से निकल कर आए हैं, इसलिए इससे बचने के लिए आपको वही सब करना है जो पहले करते थे, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना है, हाथों को टाइम टू टाइम सैनिटाइज करना है, खूब सारा पानी पीते रहना है ताकि बॉडी हाइड्रेटेड बनी रहे, और सर्दी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षणों में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, बल्कि जरा भी दिक्कत होने पर रेस्ट करिए, नहीं तो आपकी लापरवाही आपके करीबियों के लिए दिक्कत बन सकती है। भारत में इसको लेकर इतना पैनिक फैला है कि इस बीमारी से ज्यादा पैनिक चिंताजनक है, क्योंकि HMPV हवा से नहीं ड्रॉपलेट से फैलता है। मान लीजिए कि मैंने खांसा या छींका और मैं HMPV से संक्रमित हूँ, तब जो भी लोग उस छींक के कांटेक्ट में आएंगे तो उन्हें संक्रमित होने का खतरा रहेगा। नाउ याद रखिए कि मिस इन्फॉर्मेशन के इस मायाजाल में किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसे खुद से वेरीफाई जरूर कर लें और साफ सफाई का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए। दैट्स इट। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी सच्चाई का पता हो और वो पैनिक ना करें।